नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर कमला उपाध्याय आप लोगों को आज बीएससी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का सेक्शन सेकंड जो है एंडोक्राइनोलॉजी, उससे रिलेटेड मैं आपको एंडोक्राइन पैनक्रियास के बारे में मैंने पिछले एपिसोड्स में या पिछले वीडियोस में आपको बताया। आज के वीडियो में हम डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन पैनक्रियास की बात करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो एंडोक्राइन पैनक्रियास से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनके अप एंड डाउन होने की वजह से क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे पहला जो डिसऑर्डर है एंडोक्राइन पैनक्रियास के हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा होने वाला डिसऑर्डर डायबिटीज़ मलाइटस कहते हैं इसको। और डायबिटीज़ मलाइटस सिर्फ एक डिसऑर्डर नहीं है, इसके होने का मतलब है ये आपके और भी कई ऑर्गन्स को ये अफेक्ट करता है और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये डायबिटीज़ मलाइटस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स है। ठीक है। और ये हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है और इस स्टेज को, ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की स्टेज को हम हाइपर ग्लाइसीमिया भी कहते हैं। ठीक है। अब देखेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया क्या है। तो हाइपर ग्लाइसीमिया की वजह से, अगर जिसे हाइपर ग्लाइसीमिया है इसका पता करने के लिए उसकी यूरिन से भी ग्लूकोज निकलने लगता है, तो इस स्टेज को तब हम कहेंगे ग्लूकोसूरिया। समझ गए? यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है और वो यूरिन से भी निकलने लगा है, यानी कि यूरिन में भी अब ग्लूकोज की अपीयरेंस दिखाई देती है, तो उस स्टेज को कहेंगे ग्लूकोसूरिया या हाइपर ग्लाइसीमिया कहेंगे इसको। ठीक है। अब देखें कि जो डायबिटीज़ मलाइटस है इससे क्या क्या इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं जिससे ये हुआ हो। ठीक है। तो इससे 3 तरह के पॉलीज़ होते हैं। तो पहला पॉली जो है वो है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया जो है इसमें जो पेशेंट है उसमें उसकी किडनी जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाती है प्रॉपर्ली, जिसका रिजल्ट होता है कि उसे बहुत बार यूरिन आएगी। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, उस स्टेज को हम कहेंगे पॉलीयूरिया। तो इसीलिए लिखा है एन इनएबिलिटी टू रीअब्जॉर्ब वाटर रिजल्टिंग इनटू पॉलीयूरिया। ठीक है। तो एक पॉली तो ये होता है। दूसरा देखिए इसमें पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया यानी कि जिसमें एक्सेसिव थ्रस्ट रहेगा। पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थ्रस्ट यानी कि बहुत प्यास लगेगी, क्योंकि यूरिन जो है बहुत ही ज़्यादा पास हो रही है, इस वजह से बॉडी में पानी जो है रुक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से बार बार प्यास लगेगी उस पानी की कमी को दूर करने के लिए। तो उस स्टेज को कहेंगे पॉलीडिप्सिया। और जो थर्ड टाइप ऑफ पॉली होता है उसे कहते हैं पॉलीफेजिया, यानी कि एक्सेसिव ईटिंग। ठीक है। तो उस इंसान को जिसको डायबिटीज़ मेलाइटस है वो, उसे हर वक्त भूख फील होगी, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लूकोज तो रुक नहीं रहा है। इस वजह से उससे क्या रहेगा, बार बार उसे भूख रहेगी, क्योंकि बॉडी को उसकी एनर्जी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है। तो एंडोक्राइन पैनक्रियाज में जो सबसे पहला डिसऑर्डर है वो मैंने आपको बताया, डायबिटीज़ मेलाइटस। एक बार फिर से रिवाइज कर लें इसको। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो है हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल के बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से होता है। उस स्टेज को हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं। और ये जो हाइपर ग्लाइसीमिया है इसकी पहचान ऐसे है कि यूरिन में ग्लूकोज अपेयर होने लगता है और इस स्टेज को फिर कहेंगे ग्लूकोसूरिया। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें 3 तरह के पॉलीज हो जाएंगे। ठीक है। और ये पॉलीज क्या क्या बताया मैंने आपको, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। चलिए अब डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स देख लें। तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटस का टाइप है उसे कहेंगे टाइप 1 डायबिटीज़, और जो दूसरा है उसे कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। अब चलिए अभी हम पहले टाइप 1 डायबिटीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है, या इन शॉर्ट IDDM कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी कि अगर किसी को टाइप 1 डायबिटीज़ हो गई है तो वो हमेशा पूरी ज़िंदगी अपने इंसुलिन के इंजेक्शन्स पे डिपेंड रहेगा, यानी कि उसको बार बार जब भी वो खाना खाएगा उसको इंसुलिन के इंजेक्शन उसको देने पड़ेंगे। ठीक है। ताकि जो उसके खाने से ब्लड ग्लूकोज जो बाहर आई है वो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जो रीअब्जॉर्ब हुआ है ग्लूकोज,
उसको वापस सेल में भेजा जा सके, तो जिसके लिए इंसुलिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, तो इस स्टेज को क्या कहेंगे, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, या इसका एक और पहले नाम दिया गया था क्योंकि ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में, यानी कि 20 ईयर्स से नीचे जो यंग हैं उनको ये होता था, तो इसलिए इसे जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ भी बोला जाता था। ठीक है, इतने छोटे बच्चों में भी ये हो जाता था, आप सोचिए ज़रा। तो इस तरह से जो डायबिटीज़ मेलाइटस है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ही ज़्यादा गंभीर एक बीमारी है। आप ये सोचिए, बीमारी क्या कहें इसे, डिसऑर्डर, क्योंकि ये कुछ कमी पेशी की वजह से हो रहा है, यानी कि इंसुलिन जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो नहीं सिक्रीट कर पाती हैं, जिसकी वजह से जो खाने के बाद जो ग्लूकोज होता है आपकी बॉडी में, उसको ये वापस जो है ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर पाती है, क्योंकि इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं रहता है इस तरह के पेशेंट्स में, इस वजह से। तो जैसा कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में अगर किसी को ये होता है, तो टाइप 1 डायबिटीज़, तो उसे रेगुलरली इंसुलिन के इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, ताकि उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सके, यानी कि डेथ ना हो। अगर इंसुलिन के इंजेक्शन उसे नहीं मिलेंगे तो ऐसे पेशेंट की डेथ बिल्कुल फिक्स है। तो आईडीडीएम जो है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी ये क्रिएट करता है, क्योंकि इसमें पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स जो है बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं। इसके अलावा आप देखें कि जो इंसुलिन है, अगर ऐसे पेशेंट में जिनमें इंसुलिन का बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, डायबिटीज़ 1 के जो पेशेंट हैं, उनमें उन पेशेंट की बॉडी को जब एनर्जी की नीड होती है, तो उनकी बॉडी में प्रेजेंट जो फैटी एसिड्स हैं, उससे उनकी बॉडी फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करने लगती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, तो इस वजह से अब सोचिए, क्योंकि ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, जो सेल्स हैं उनको एटीपी की नीड है, तो वो फैटी एसिड से अपने लिए जो है एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उस केस में फैटी एसिड के कैटाबॉलिज्म के दौरान उसके जो बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं कीटोन बॉडीज़। तो ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं, ये कीटो एसिडोसिस क्रिएट करने लगती हैं। ठीक है, उस स्टेज को कहेंगे कीटो एसिडोसिस, जब फैटी एसिड का बाई प्रोडक्ट कीटोन बॉडीज़ बनने लगती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, कीटो एसिडोसिस और भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये ब्लड के पीएच को और भी नीचे कर देता है। ठीक है, जिस वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती है। और जैसे, और साथ ही साथ, जैसे कैटाबॉलिज्म, फैट का कैटाबॉलिज्म या ट्राइग्लिसराइड एंड प्रोटीन का जब कैटाबॉलिज्म होता है, तो इसकी वजह से वेट लॉस होगा। वेट लॉस इसलिए क्योंकि जो बॉडी में जो एडिपोज टिश्यूज़ या जहाँ कहीं भी बॉडी में फैट्स स्टोर्ड है, तो उसको बॉडी की जो सेल्स हैं वो यूज़ करने लगती हैं एटीपी बनाने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, वेट लॉस रहेगा। ठीक है, और क्योंकि ये जो फैटी एसिड्स हैं, इससे एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ब्लड के थ्रू ये फैटी एसिड्स एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस ये माइग्रेट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं, उनकी वॉल्स में भी फैट जमा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बताया मैंने कि लिपिड पार्टिकल्स या फैट्स जो हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल्स में ऐसा जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से एक स्टेज होती है, उसे कहते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, प्लस कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है इससे, जिससे कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं। तो इतना आप सोचिए कि कितना ज़्यादा ये जो डिसऑर्डर है, या डायबिटीज़ 1 है, टाइप 1 है, ये कितना ज़्यादा डेंजरस है जिस पेशेंट को ये हो जाता है। इसके साथ ही उस तरह के जो पेशेंट हैं, उनमें लॉस ऑफ विज़न हो सकता है, वो आँखें कम देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में मोतियाबिंद बन जाता है, या फिर जो रेटिना है उसकी ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकती हैं। कहने का मतलब है, लॉस ऑफ विज़न इनमें रहता है। और इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, बिल्कुल सीवियर किडनी प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इसकी रिज़ल्ट से क्या होगा, जो क्या, ये इस वजह से रीनल ब्लड वेसल्स इसकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिनमें टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस रहता है। ठीक है, तो आप देखिए कि जो ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसको किसी भी तरह से आज आज प्रेज़ेंटली अभी तक इसका कोई भी ऐसा कोई इलाज नहीं है। लेकिन जो आर्टिफ़िशियल पैनक्रियाज़ है,
की और जो है साइंटिस्ट अपना उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने के लिए वो अभी अपने साइंस में वो अपनी वर्क में वो लगे हुए हैं। और साथ ही जो इंसुलिन है उसको एज ए रिजर्वायर इस तरह के पेशेंट में दिया जाए, उसके लिए अभी साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं। तो फिलहाल इसको प्रिवेंट करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी इलाज नहीं है, सिवाय अपने आप जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, साथ ही इंसुलिन के प्रॉपर इंजेक्शंस लेते हुए और डॉक्टर के सुपरविजन में इस तरह के जो पेशेंट हैं वो लंबी लाइफ जी सकते हैं। जो सेकंड टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस है उसे कहेंगे टाइप 2 डायबिटीज़। और इस डिसऑर्डर के दौरान या यूँ कह लें कि इस तरह का डिसऑर्डर लगभग 90% लोगों में ये देखने को मिलता है। और ये क्योंकि 40 इयर्स के ऊपर होता है या फिर जो ओवरवेट पीपल्स होते हैं उनमें होता है, तो इस वजह से इस टाइप 2 डायबिटीज़ का दूसरा नाम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ भी इसको पहले बोला जाता था। और जो इसके क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं उसमें थोड़ा ब्लड ग्लूकोज लेवल थोड़ा-सा बढ़ा हुआ रहता है और जिसको यूजुअली अपने डाइट में कंट्रोल करके या एक्सरसाइज या फिर वेट लॉस करके इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो डायबिटीज़ है टाइप 2, इसको एक्सरसाइज के थ्रू या फिर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करते हुए हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। और कई बार एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी ऐसे पेशेंट को लेनी पड़ सकती है, जिससे कि वो स्टिमुलेट करती हैं बीटा सेल्स को पैनक्रियाज की, ताकि वो इंसुलिन को सिक्रीट करें और जो हाई ग्लूकोज लेवल उनकी ब्लड में है उसको वापस ग्लाइकोजन में वो कन्वर्ट कर सके। तो ये है टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस के अलावा एक और डायबिटीज़ है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो जाती है, उसे कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। और ये हमेशा प्रेग्नेंट लेडीज़ को उनकी प्रेगनेंसी के दौरान होती है और ये तुरंत जब डिलीवरी हो जाती है उसके तुरंत बाद से ये ख़त्म भी हो जाती है। और इस अगर प्रेगनेंसी के दौरान जब ये ग्लूकोज़ लेवल इस तरह के पेशेंट में हाई हो जाता है, तो ये ग्लूकोज़ मेटाबॉलिज़्म में कई सारे चेंजेस ले आती हैं प्रेग्नेंट वुमेन में। उसमें माँ को तो कोई ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जो फीटस है उसको डायबिटीज़ की वजह से उससे उसकी ग्रोथ पे अफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की डायबिटीज़ को कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। इसके अलावा एक और डायबिटीज़ है जो अक्सर टाइप 1 डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको हो जाता है, क्योंकि वो बार-बार उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तो इस इंसुलिन के इंजेक्शन की वजह से उनको जो डिसऑर्डर है उसे हाइपर इंसुलिनिज्म बोला जाता है, तो ये उनको अक्सर हो जाता है। तो इस तरह के जो पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंसुलिन लेने की वजह से उनको हाइपर इंसुलिनिज्म होता है, तो उनके जो क्लिनिकल सिम्पटम्स हैं, उन्हें एंजाइटी होती है, स्वेटिंग रहता है बार-बार और इंक्रीज़ हार्ट रेट रहेगा, साथ ही हंगर और वीकनेस रहेगा। और क्योंकि उनके ब्लड में ग्लूकोज़ बिल्कुल ना के बराबर है, तो ब्रेन सेल्स को उनके एनर्जी की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से उनमें मेंटल डिसओरिएंटेशन हो सकता है और अनकॉन्शियस रह सकते हैं इस तरह के लोग, और एक शॉक उनके माइंड को हो सकता है। तो इस तरह के जो शॉक है होने की वजह से इसे एक टर्म दिया गया है, उसे कहेंगे इंसुलिन शॉक। यानी कि जो इंसुलिन की वजह से ब्रेन पे जो इफेक्ट है उसे हम कह रहे हैं इंसुलिन शॉक। और इसमें डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रॉपर नॉर्मल ना हुआ हो तो। तो ये तो था डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन पैनक्रियाज। तो चलिए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें कि जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है उसमें कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं, उसमें कौन से वो रीजन है जहाँ से कि जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो एंडोक्राइन पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाज का ही एक पार्ट है। पैनक्रियाज के बारे में हमने जाना था कि ये एंडोक्राइन नेचर भी है इसका और एक्सोक्राइन नेचर भी है, और ये ड्यूडेनम के यू शेप जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ये ड्यूडेनम में रहती है, जो कि एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है। और क्योंकि इसका दोनों ही तरह से इसका वर्क है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो ऑब्वियस है कि ये डाइजेशन में हेल्प करता है। एक्सोक्राइन पोर्शन से उसमें एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, जबकि जो एंडोक्राइन है उससे हार्मोन्स का सिक्रेशन होगा। और जो पेनक्रियाज है उसको हम 3 रीजन्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, हेड, नेक, सॉरी 4 भी कह सकते हैं, हेड, नेक
बॉडी, बीच वाला हिस्सा जो है, और टेल। ठीक है, तो इस तरह से इसके जो है 3 और 4 इसके रीज़न हैं। साथ ही हमने देखा था कि इसमें जो सेल्स हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं, उसे एसिनाई कहते हैं, और इन एसिनाई के बीच में ही आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही वो पार्ट है पेनक्रियास का जो हार्मोन सिक्रेट करता है, और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन एसिनाई के बीच में, यानी कि जो एक्सोक्राइन पार्ट है जो पेनक्रियास का, उसके बीच बीच में ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमने देखा था जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है उसमें कई तरह की हमने सेल्स देखी थी, जैसे अल्फा सेल्स। ठीक है, तो अल्फा सेल सिक्रेट करती हैं ग्लूकागॉन। फिर हमने देखा बीटा सेल, ये जो है इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। इसके बाद डेल्टा सेल, और डी सेल भी कहते हैं इसको, ये सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट करती हैं। इसके बाद एफ सेल जो है ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करती हैं। साथ ही जो सेल्स हैं ये सभी ब्लड कैपिलरी से घिरी हुई रहती हैं। तो और इसके अलावा आप इसमें एक्सोक्राइन एसिनस भी आपने देखा था। तो ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। ये पूरा हिस्सा आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का है जो एंडोक्राइन नेचर है जिसका। इसके बाद हमने देखा कि जो ग्लूकागॉन है जो अल्फा सेल से सिक्रीट हो रहा है, ठीक है, ये अल्फा सेल्स हैं, इसका जो प्रिंसिपल एक्शन है वो ग्लूकोज को ब्लड में उसको ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये हर तरह से, चाहे ग्लाइकोजीनोलाइसिस है या फिर ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ठीक है, इन सभी वे से ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा या फिर ग्लूकोज बनाएगा, और इस तरह से ब्लड के ग्लूकोज लेवल को हमेशा बढ़ाई रहेगा। और इसकी वजह से हमने देखा था जो डिजीज़ है उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, या फिर डायबिटीज़ उसे कहते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस। सेकंड हमने देखा था इंसुलिन हार्मोन जो बीटा सेल से सिक्रीट होता है पैनक्रियाटिक आइलेट्स के, और इसका जो इसका जो प्रिंसिपल एक्शन है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाना। तो इस तरह से जो ग्लूकागॉन है और जो इंसुलिन है ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक है, और इनका जो कंट्रोल है वो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये कंट्रोल में रहता है। ठीक है, और जैसे ही इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लड में, यानी कि ग्लूकोज लेवल बहुत कम हो जाएगा, तो जो ग्लूकागॉन की जो सेल्स हैं यानी कि अल्फा सेल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाएंगी और वो वापस ग्लूकागॉन सिक्रीट करने लगेंगी ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। ठीक है, फिर हमने देखा था सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, और ये सोमैटोस्टैटिन हमने देखा था कि जो पैनक्रियाटिक आइलेट्स हैं उसकी डी सेल या फिर डेल्टा सेल इसको सिक्रीट करती हैं, और जो इसका प्रिंसिपल एक्शन है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन को इनहिबिट करना है, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें से जो ग्लूकोज समझ लीजिए आप, उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, और जो इसका जो कंट्रोल है वो क्या करेगा, ये पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सोमैटोस्टैटिन को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि सोमैटोस्टैटिन के रिलीज को पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है इफेक्ट करता है, इनहिबिट करता है। फिर हमने देखा था पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की एफ सेल इसे सिक्रीट करती हैं, और ये जो है इस सोमैटोस्टैटिन के सिक्रीशन को ये कह सकते हैं इनहिबिट करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो मील्स जिनमें प्रोटीन है और फास्टिंग के दौरान या एक्सरसाइज के दौरान जब एक्यूट हाइपोग्लाइसीमिया जब हो जाता है, तो उस दौरान ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को बनाने के लिए पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है ये सिक्रीट होने लगेगा, साथ ही ग्लूकागॉन भी सिक्रीट होने लगेगा। तो ये हमने डिफरेंट डिफरेंट हमने देखा इनके फंक्शंस एंडोक्राइन पैनक्रियास के। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप इसको बार बार आप इसको चला के आप देख सकते हैं और अपने अच्छे नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। थैंक यू।